नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब ठीक है ना? ठीक है। मैं महेश कुमार तांडेकर एक बार फिर से आपके समक्ष कक्षा 10वीं हिंदी कुमार भारती इस किताब में जो दूसरा पाठ है डिनर, इस पर हम अध्ययन करेंगे। यह पूरक पठन है। जो डिनर पाठ है वो पूरक पठन है। डिनर यानी रात्रि का भोजन। डिनर शब्द का तात्पर्य है डिनर यानी रात्रि का भोजन। अंग्रेजी शब्द है वो, और अंग्रेजी शब्द रहने से हम इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिनर कहानी है। ये कहानी के जो कहानीकार है उसका हम परिचय देखेंगे। कहानीकार है राजेंद्र रावत जी। हिंदी के एक चर्चित रचनाकार है। आपकी कहानियों में दैनिक अनुभवों के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। आपकी कहानियां नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। प्रिय छात्रों, आपको मालूम होना चाहिए कि कहानी जो है साहित्य की प्रमुख विधाओं में से एक है, और हजारों सालों से कहानियां को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो कहानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक जो है, जो कहानीकार है, उनकी प्रमुख और कृतियां है बारिश, ठंड और वह, धुआं तथा अन्य कहानियां संग्रह भी आपने लिखा है। तो हिंदी के प्रसिद्ध यह कहानीकार है। अब इस डिनर कहानी में क्या है? संवादात्मक कहानी है। ये जो कहानी है संवाद है। इसमें एक पात्र है, दूसरे पात्र से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में रावत जी ने नारी के जीवन संघर्ष, महिलाओं के जीवन संघर्ष एवं उससे परिवार समाज की अपेक्षाओं को दर्शाया है। यहाँ पर एक महिला नायिका है, वो किस प्रकार से अपना जीवन संघर्ष में है इसके बारे में कहानीकार बता रहे हैं। पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू चाहिए, पर साथ ही यह अपेक्षा भी रहती है कि घर के सारा काम भी वही करे। हमारे समाज में लोगों को बहू पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि सारे काम वही करे। आगे कहानीकार कहते हैं, कहानी में ये स्पष्ट किया गया है कि घर के काम में हाथ बटाने की जिम्मेदारी पुरुषों की भी उतनी ही है जितनी एक महिला की। कहानीकार यहाँ पर एक संदेश दे रहे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं कि समाज में जो सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, परिवार में सबने मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो ये हो गया कहानीकार का परिचय, और कहानी में क्या है हमने यह देख लिया। अब हम कहानी की ओर चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस कहानी का हम आदर्श पठन करेंगे। तो मेरे साथ में आप बने रहिए। अब हम कहानी को पढ़ेंगे और सुनेंगे कि कहानी क्या कहती है। तो अगस्त की शुरुआत थी। बारिश की तेज बौछारें होकर हटी थी, लेकिन अब वातावरण में किसी तरह की कोई सरसराहट नहीं बची थी। एकदम ठहरी हवा सीली और चिपचिपी हो गई थी। आसमान में काले दुधिया बादलों में खामोश
घमासान मचा हुआ था, मानो किसी चिकने फर्श पर फिसल रहे हो। लेकिन सड़क पर वाहनों की धक्का पेल से उठती बेसुरी ध्वनियों ने वहां बिखरी कुदरत की नायाब चुप्पी को जबरन दबा दिया था। उर्मी के कंधे पर, यहां पर नायिका है उर्मी, कंधे पर लंबी तनियों के 2 बैग झूल रहे थे और एक बड़ा पोली बैग उसकी ठुड्डी तक पहुंच रहा था, जो दोनों बाजुओं के बीच थमा हुआ था। पूरी तरह अस्त पस्त थी वो, भीतर से एकदम तरबतर। खींच और झुंझलाहट के बावजूद उसकी आंखें उद्विग्न सी सामने के सरपट दौड़ते ट्रैफिक पर लगी हुई थी। वह ऑटो खोज रही थी। कभी कोई ऑटो दिखाई देता, पर हाथ देने पर भी रुकता न था। जो रुकता वो रोहिणी जाने के नाम से ही बिदग जाता। वह बहुतों से पूछ चुकी थी। बार बार ऑटो वालों की हिलती स्प्रिंगदार खिलौने सी मुंडियों ने उसे बुरी तरह चिढ़ा दिया था। इस न की आशंका भर से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। इस अवेगपूर्ण अभ्यास में उसकी टांगों से मानो संचित ऊर्जा का रेशा रेशा बाहर खींच लिया हो। वह लगभग पैरों को घसीट रही थी। कौन घसीट रही थी? उर्मी नाम की पात्र, जो इस कहानी की प्रमुख नायिका है। उनमें कदम भर चलने की ताकत नहीं बची थी। जब चाहिए होते हैं तो एक भी नहीं दिखता, और जब नहीं चाहिए तो चारों तरफ ऑटो ही ऑटो देख लो। इतना तो दिन भर के काम से नहीं थकी जितना कमबख्त ऑटो करने में टांगे टूट गई। और देखो अभी तक हो भी नहीं पाया, वो सोच रही थी, और बचती बचाते सड़क पार कर पैदल ही चलने लगी। पैर घसीटते घसीटते यही ऊहापोह पंचकुइया के और अधिक व्यस्त चौराहे तक ले आई। अब नहीं चला जाता, बस वो फुटपाथ से लगी रेलिंग पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। गहरी सांस भरते हुए उसने आसमान की ओर सिर उठाया और सांस छोड़ते हुए आंखें मूंद ली, मानो पल भर को विराम लिया हो। मगर थोड़ी देर में उसकी आंखें फिर सड़क पर लगी थी। आगे हम देखेंगे, चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा घिर चुका था। सड़क के किनारे बिजली के खंभों पर बत्तियां टिमटिमाने लगी थी, जिनके इर्द गिर्द बरसाती पतंगे जमा हो रहे थे। वो फिर से हाथ का सामान उठाकर बिना समय गवाए पीछे के ऑटो की तरफ चल दी। चलोगे बाबा? उर्मी हाँफते हुए बस इतना ही बोल पाई। कहां? वो काफी बूढ़ा था। एक बूढ़े व्यक्ति से उन्होंने प्रश्न किया। रोहिणी, उर्मी डरी सहमी धीरे से बोली, बिल्कुल चलेंगे पुत्र। बूढ़े की आवाज में अपनापन था, जुबान मीठी थी। इतना सुनते ही वो झट से ऑटो में बैठ गई। बूढ़े की सहमति ने उसे दिली राहत दी। बूढ़ा अभी भी अगले पहियों पर झुका हुआ था और
पाव से दबाकर टायर देख रहा था। बूढ़े की पैंट का पोंचा घुटने तक उल्टा हुआ था। उसके घुटने का थोड़ा नीचे रगड़ का निशान बना हुआ था। वैसे तो वह अच्छा खासा लंबा था, लेकिन उसकी कमर स्थायी तौर से झुकी थी। सिर के सन से बाल बिना कंघी के फैले हुए थे। उसके चेहरे के गोरे रंग पर मैल, धूल और धुएं की चिपचिपी परत चढ़ी हुई थी। उसने आंखें मिचमिचाते हुए पिछली सीट के छोटे से अंधेरे में उसे देखा। वो बैठ चुकी थी। कौन बैठ चुकी थी? उर्मी। तीनों बैग सीट के पीछे रखकर वह हाथ में मोबाइल और छोटा सा पर्स लिए चुपचाप बैठी थी। आगे हम देखेंगे। चलो जी चलते हैं। बूढ़ा मीटर गिराते हुए सीट पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़े पल भर आंखें मूंदे रहा। सुबह से नहीं मिला हाथ जोड़ने का टाइम। वो बूढ़े के क्रियाकलाप देखते हुए सोचने लगी। हाँ तो पुत्र, कौन से सेक्टर जाना है? बूढ़े की जुबान में पंजाबी लहजा था। सेक्टर 13, उर्मी ने जवाब दिया। सेक्टर 13। वो इत्मीनान से बोली। अब पहले वाली खींच झुंझलाहट जाती रही थी। बूढ़ा बिना बोले चल पड़ा। सेक्टर 13 से फिर से हम पढ़ते हैं। वो इत्मीनान से बोली। अब पहले वाली खींच झुंझलाहट जाती रही थी। बूढ़ा बिना बोले चल पड़ा। ऑटो गति पकड़ने लगा। पुत्र, एक बात पूछूं? बूढ़ा आगे सड़क पर दृष्टि गड़ाए झिझकते हुए धीमे से बोला। हाँ, ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करते हो। हाँ, अखबार में। उर्मी ने जवाब दिया, मैं अखबार में काम करती हूँ। उर्मी ने सिर पीछे टिका लिया था। अखबार में कैसे? बूढ़ा हैरान था। खबरें लाती हूँ, उर्मी कहती हुई लापरवाही से मुस्कुराई। खबरें? बूढ़े ने दोहराया। वह और ज्यादा हैरान था। काफी देर तक बूढ़ा चुप रहा। उर्मी की इस अजीब नौकरी के बारे में सोचता रहा। चलते चलते अचानक एक अजीब सी ध्वनि के साथ ऑटो बंद हो गया और धीरे से रुक गया। आगे हम देखेंगे। अब ऑटो बंद गिर गया है। ओहो, बूढ़े के मुंह से निकला। क्या मुसीबत है? वह झुंझलाते हुए ऑटो को सड़क के किनारे तक खींच लिया। ऑटो के रुकते ही 10 मिनट के अंदर ही उर्मी पसीने पसीने होगी। गर्मी हो गई। बूढ़े की बड़बड़ाहट उसके कानों तक पड़ रही थी। गर्मी और घुटन से त्रस्त वो सामान ऑटो के भीतर ही छोड़कर नीचे बैठे बूढ़े के पास आ खड़ी हुई और थोड़ा सा नीचे झुकते हुए बोली, ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, 40 साल से ऑटो चला रहा हूं, पुर्जे पुर्जे से वाकिफ हूं। बस हो गया समझो। भीतर लगी ग्रीस से उसका हाथ बुरी तरह से सन गया था। आप इस उम्र में भी आपके बच्चे कमाते होंगे। वह आदतन पूछ बैठी, लेकिन पल भर में ही उसे एहसास हुआ कि इतना निजी सवाल नहीं पूछना चाहिए था।
पता नहीं कैसे तो गुजारा कर रहा होगा बेचारा। बच्चों के नाम पर बूढ़े ने एक बार नजर उठाकर जरूर देखा और फिर सिर झुकाकर ऐसे काम में लग गया जैसे कुछ सुना ही न हो। बच्चे, हाँ पुत्र, बूढ़ा इतना ही बोल पाया कि उर्मी का मोबाइल बज उठा। वो फिर बोला, आपका। उस समय उर्मी के पति अनुराग का फोन आया। उर्मी चौकी और मोबाइल को कान से सटाकर फुटपाथ पर चढ़ती हुई बात करने लगी। आ रही हूँ बाबा। हाँ भाई हाँ, शास्त्री नगर में हूँ। ऑटो खराब हो गया है। नहीं नहीं, वो ठीक कर रहा है। अंतिम शब्द उसने बहुत धीमे से कहे। कुछ देर की आशा निराशा के बाद ऑटो स्टार्ट हो ही गया। ऑटो को स्टार्ट होते देख उर्मी जल्दी से उछलकर पिछले सीट पर बैठ गई। कुछ देर ऑटो को ठीक ठाक चलते देख बूढ़ा बोलने लगा। क्या बोलने लगा? दो लड़के हैं, पहला तो शादी होते ही अलग हो गया। मैंने सोचा चलो छोटे वाला तो साथ है, पर वह तो और भी चालाक निकला। एक प्लॉट था, उसके बिकते ही पट्टे ने हमारा सामान बांध दिया। मुझे ही पता है कि कैसे इज्जत बचाई। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम होती चली गई। आवाज अवरुद्ध होती जा रही थी। वो बूढ़ा, ऑटो वाला बूढ़ा, उसकी आवाज बंद हो गई, अवरुद्ध होगी उर्मी को बताते बताते। तो अभी बिल्कुल अकेले हो? उर्मी ने सवाल पूछा। हाँ पुत्र, घरवाली को मरे 4 साल हो गए हैं, बस बेटी है, तुम्हारी उम्र की होगी। वो चक्कर लगा लेती है, हफ्ते 15 दिन में घर पर आती रहती है। बेटी का मन नहीं मानता, बेचारी वह भी अकेली कमाने वाली है, उसके आदमी के पास काम नहीं है। बूढ़ा धीमे धीमे बोल रहा था और आखिरी शब्द तक बिल्कुल ऊर्जाहीन हो चुका था, मानो आगे नहीं बोल पाएगा। तो ये हमारा पहला भाग है। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अब दूसरा वीडियो के साथ में हम आगे कहानी देखेंगे।